और जो हमारा सेक्शन है वो है साइंस का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। ठीक है, पहला है सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, इसमें मिलान करना है हमें। ठीक है, तो ए का है, ए के साथ में कौन सा जाएगा पढ़ते हैं। उपास्थि, पेशी, पसली, पिंजर झुकाया जा सकता है या अस्थि मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकंड के साथ, ए का हो जाएगा सेकंड के साथ। बी है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। ठीक है, तो बी का हम लोग करते हैं। बी में है उपास्थि होकर शरीर की गति में सहायता करती है, पसली पिंजर झुकाया जा सकता है या अस्थि मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करती है। तो बी का हो जाएगा फोर्थ के साथ। ठीक है, ए का हो जाएगा सेकंड के साथ, बी का हो जाएगा फोर्थ के साथ, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे भी कर लेते हैं। सी का हो जाएगा, सी है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, सी का हो जाएगा फर्स्ट के साथ। ठीक है, बचा है हमारे पास डी, डी का हो जाएगा थर्ड के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो ऐसी ग्रंथि जो दो से ज़्यादा हार्मोन स्रावित करती है वो है पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है वो 4 टाइप के हार्मोन स्रावित करती है। 4 कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन, चौथा होता है फॉलिक्स और चौथा होता है एक्सॉसिक अम्ल। ठीक है, इसमें 4 जो होते हैं हार्मोन स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि। एड्रिनल भी करती है, एड्रिनल करती है एड्रेनाइल, एक तरह का हार्मोन होता है, जब आपको कोई टेंशन फियर वगैरह होता है तो उस टाइम पे ये स्रावित होता है। अग्न्याशय, अग्न्याशय तो पता ही है आपको, इंसुलिन स्रावित करता है। ठीक है, थायराइड करता है थायरॉक्सिन, जिसको हम लोग T4 बोलते हैं, एक और ये करता है T3। 2 हार्मोन थायराइड स्रावित करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड पीयूष। ठीक है, ये 4 टाइप के हार्मोन स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ गैसेस भी होती हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगला है सेकंड, कह रहा है सभी धातुएं कठोर होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ हैलोजन भी होती हैं जो कि बहुत सी मुलायम होती हैं। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाला भी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सभी अधातुएं गैस होती हैं, नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, है ना, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, अतन्य का मतलब होता है नॉन डक्टाइल। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, सभी नॉन डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब होता है जिनसे हम लोग जिस ऐसे की फॉर्म मटेरियल की जिससे हम कोई वायर वगैरह बना सकें। ठीक है, जैसे कि सिल्वर है ना, सिल्वर है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, गोल्ड है, ये आती हैं आपकी डक्टाइल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, 64 में कह रहा है बाई कोई मानव निर्मित रेशा है, फाइबर है, जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। बाई क्या हो सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयान। ठीक है, रेयान एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो कि ऑब्टेंड होता है वुड की पल्प से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कह रहा है नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा अधिक उपयुक्त है। देखो घरों में सबके गैस होता है, ठीक है, इसका हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो ठोस में तो होता नहीं है, क्योंकि ठोस जैसे कोयला वगैरह होता है। ठीक है, तो उसका तो आजकल यूज नहीं हो रहा है। दूसरा है द्रव, जैसे कि कैरोसिन वगैरह है, उसका भी आजकल यूज नहीं हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा बचा है गैस। ठीक है, गैस की फॉर्म में होता है, लेकिन हमें चाहिए होता है मध्यम, मध्यम ज्वलन ताप चाहिए होता है ना। उच्च दाब की ये तो कमर्शियल यूज के लिए होता है, जो हाई इग्निशन टेम्परेचर वाली जो चीज़ें होती हैं उनका हम लोग इंडस्ट्री में यूज होता है उनका। जो हमें घर के लिए चाहिए होती है वो होती है मध्यम, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी है हमारा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कह रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके पहला ऑप्शन है संकटापन्न स्पीसीज या विलुप्त स्पीसीज या विशेषरी स्पीसीज, या फोर्थ ऑप्शन है प्रवासी स्पीसीज। तो इसको पढ़ते हैं एंडरजेर्ड स्पीसीज,
एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज या माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, इसको बोलते थे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कह रहा है धातु एक्स धातु वाई को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है ना। जो कोई दो मेटल हैं, एक है एक्स है ना, वो धातु वाई को लवण से उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, फिर कह रहा है परंतु जेड को उससे नहीं कर पाती है ना, यानी जेड जो होगा वो सबसे ज़्यादा अक्रियाशील होगा। यानी इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कह रहा है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की विकृति के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है पहला, ये आभासी और समान साइज का होगा। सेकंड ऑप्शन है ये वास्तविक और आवर्धित होगा। थर्ड ऑप्शन है ये आभासी और आवर्धित होगा। या फोर्थ ऑप्शन है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कह रहा है अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए। स्थैतिक घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, थर्ड ऑप्शन है अवलंब बल, या फोर्थ ऑप्शन है पेशी बल। ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन है पेशी बल। इसको है स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स या मस्कुलर फोर्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैटिक घर्षण, यानी उसको अगर सरका के वो आगे बढ़ाएगी तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें हमें सही पहचानना है। पहला है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। सेकेंड ऑप्शन है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है ध्वनि निर्वात में निगमन गमन नहीं कर सकती। या फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। जो साउंड होती है वो बिना किसी मीडियम के मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसको किसी एक मीडियम की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, इसमें कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। पहला है टूटी का जल, शैम्पू, शहद। दूसरा है लवण, विलयन, नींबू का रस, सिरका। तीसरा ऑप्शन है शैम्पू, वनस्पति ऑयल या आसुत जल। चौथा ऑप्शन है चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। देखो इसमें क्या होता है, जो भी ऑयल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, एक तरीके से ये ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। पहला ऑप्शन है पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे में जंग लगना। सेकंड ऑप्शन है जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। या थर्ड ऑप्शन है भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना। या फोर्थ ऑप्शन है लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन। देखो रासायनिक दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं भौतिक जिनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल, एक होते हैं रासायनिक। देखो रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी भी वस्तु का परिवर्तन ऐसे हो जाता है कि दोबारा वो अपनी पहली वाली पोजीशन में नहीं आ सकती। जैसे कि दूध का दही बनना, ठीक है, दूध से अगर दही बन गई तो दही से दोबारा आप दूध नहीं बना सकते, है ना, उसकी परमानेंट पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो वही इसमें पूछा गया है। फिजिकल होते हैं जिनमें जैसे कि पानी को उबालना, ये होता है फिजिकल चेंजेस, यानी पानी को उबालना फिर राहत पानी है। ठीक है, कांच को अगर तोड़ेंगे तो भी वो फिर कांच ही रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं फिजिकल चेंजेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कह रहा है छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है प्रकाश सरलरेखा में गमन करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। बात ये भी सही है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। प्रकाश एक सरलरेखा में गति करता है, ये भी ठीक है। प्रकाश 7 वर्णों के रंग से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ये भी सही है। ठीक है, चारों सही है। लेकिन इसमें कह रहा है छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए। ठीक है, इसमें ये कह रहा है छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए। तो इसमें जो ठीक हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है पहला और डी। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता तो छाया नहीं बन पाएगी। प्रकाश सरलरेखा में गमन करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो 4, डी और ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ठीक है, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कह रहा है विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ में रुधिर बहने लगता है, जिसके लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर कह रहा है यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तो हम लोग यहीं से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन एक्स की कमी है ना, इसमें एक्स की कमी है के कारण मसूड़ में रुधिर बहता है, यानी कि इसको आवश्यकता है विटामिन सी की। विटामिन सी का जो ऑप्शन है एक्स के लिए वह सेकंड ऑप्शन में, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 77 का सेकंड। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 78 में कह रहा है निम्नलिखित कथन में कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान विश्वासों की एक प्रभावशाली प्रणाली है। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। या थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। थर्ड ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक का तुच्छीकरण। या फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। एनसीआर 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। ठीक है, तो इसको पहला ऑप्शन है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने में जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचाना जाना चाहिए, ये भी सही है। फिर कह रहा है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, पहला और सेकेंड, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ए और बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। ठीक है, पहला है वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, सभी वैज्ञानिकों विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कह रहा है ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि ईशु कहाँ गलत हो गई। ठीक है, पहला ऑप्शन है वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। सेकेंड ऑप्शन है वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। या फोर्थ ऑप्शन है वह समझती है कि अधिकतम
और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 83। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। पहला ऑप्शन है वो कह रहा है प्रश्नोत्तरी स्तरों का आयोजन करना। सेकंड ऑप्शन है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। या थर्ड ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण का सहयोग उपयोग करना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है नियमित गृहकार्य देना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कह रहा है विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। ठीक है, तो हमें वही जो छोड़ा जाना है वही हमें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, पहला ऑप्शन है लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। तो ऐसा तो नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। या फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कह रहा है विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है ये सोचने की नियुक्तियों को विकसित करता है। डी है ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो इसमें डी तो देखो ठीक है। ठीक है, उसके बाद सी कह रहा है ये शिक्षार्थियों को सही उत्तर करने में दिशा प्रदान करता है। सी है ये सोचने की नियुक्ति को विकसित करता है, ये भी ठीक है। ए कह रहा है ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। ठीक है, यानी ए सी और डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 86। इसमें कह रहा है कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य और श्रवण सीखना। ठीक है, या फिर सेकंड ऑप्शन है केवल दृश्य सीखना। या थर्ड ऑप्शन है दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है श्रवण और गतिबोधक सीखना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दृश्य और श्रवण सीखना, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शनों के बारे में बात की जा रही है। प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से, ठीक है, प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से कह रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कह रहा है घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, इसको देखते हैं। इसमें हमें उसका एक ऑर्डर सेट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। ठीक है, इसमें घनत्व के बारे में धारणा है, एक थ्योरम है, उसके बारे में समझाना है। या सेकंड ऑप्शन है, सेकंड में कह रहा है शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब के पानी के साथ खेलने का अवसर दें। ठीक है, थर्ड में कह रहा है शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, देखो इसमें पहले हम उसको बताएंगे कि शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब के पानी के साथ खेलने का अवसर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे उनको शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर देंगे। ठीक है, उसका ए आएगा, यानी पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, जो कि हमारे ऑप्शन में है फोर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है, तो बाई क्या हो सकता है। देखो क्लोरोफिल होता है पौधों में, जिससे क्या करते हैं ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सारे पौधे बनाते हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल जिनमें होता है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें कह रहा है कसकुटा, दूसरा है शैवाल भी बनाता है, घटपर्णी ये भी बनाता है, मेपल वृक्ष ये भी बनाता है खाना। ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा है जो अपना खाना नहीं बनाता है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो होता है अमरवेल। ठीक है, ये दूसरे जिस पौधे पे होता है, पड़ा होता है, डाल देते हैं ना लोग उठा के, ये जिस पौधे ये किसी पेड़ पे ही उगता है, ये उसी जिस पेड़ पे होता है उसी पेड़ से अपना
भोजन बनाता है, मतलब उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, खुद नहीं बनाता है भोजन। तभी क्या होता है, जिस पेड़ पे ये होता है वो उस पेड़ सूखने लगता है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, वो कह रहा है बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। लार्ज इन intestine is wider and shorter than small intestine. Absorption of digested food takes place in large intestine. Assimilation of food takes place in large intestine. Large intestine has finger like projection called villi. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर इसका है 90, कह रहा है रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो रॉन्ग है वो पहचानना है। पहला ऑप्शन है रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उसको कैटरपिलर कहते हैं। दूसरा है प्यूपा कोशिश विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तीसरा है रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है प्यूपा एक कोचित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। ठीक है, इसमें गलत ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो अगला जो हमारा सेक्शन है वो इंग्लिश का। देखो इंग्लिश पेपर सेकेंड में भी इंग्लिश में दो पैसेज आते हैं, एक प्रोज से आता है, एक पोइट्री से आता है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन पैडागोजी से भी होते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक इस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने। ठीक है, पैसेज को आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। इसके क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है 91, इसमें कह रहा है थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन आवर। पहला ऑप्शन है जॉब इज अफेक्टेड, स्लीप इज डिस्टर्ब्ड, लर्निंग इज अफेक्टेड या प्राइड इज हर्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, प्राइड इज हर्ट। ठीक है, ये इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। आपको पहले पैसेज पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस सारे इसमें से आंसर मिल जाएंगे, या ऐसे करना है आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर उसका आंसर इसमें से पैसे से ढूंढ लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आवर रीडिंग डिसाइड्स द फिल्टर इन आवर माइंड। ठीक है, बी कह रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर देने हैं। बी कह रहा है द फिल्टर इन आवर माइंड कंट्रोल्स आवर लाइक्स बट नॉट डिसलाइक्स। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसमें पहला है ना करेक्ट हो जाएगा। सेकंड तो ऐसा नहीं लग रहा है जो करेक्ट हो, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला है बोथ ए वी आर करेक्ट, बोथ ए वी आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें तो पहला आंसर हो जाएगा थर्ड, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93 इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस पैसेज के अकॉर्डिंग का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कह रहा है पहला ऑप्शन है ईच वन ऑफ अस हैज़ एन इनवॉर्न फिल्टर इन आवर माइंड। सेकेंड है वी लाइक टू बी रेस्पेक्ट टू व्हेन वी गो समवेयर। थर्ड ऑप्शन है द फिल्टर इन आवर माइंड्स इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शंस। या फोर्थ ऑप्शन है आवर थॉट्स डू नॉट रिमेन स्टक एट वन पॉइंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ईच वन ऑफ हैज़ एन इनवॉर्न फिल्टर इन आवर माइंड। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें कह रहा है वी वट वी गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो इसमें आपको अफेक्टेड जो है बताना है। इसमें क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो अफेक्टेड जो है ये है एक वर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अफेक्टेड वर्ब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95 इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। ठीक है, तो इसमें हमें आंसर देना है। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनर, सेकंड ऑप्शन है प्रोनाउन, थर्ड ऑप्शन है पार्टिसिपल, ये फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ब। तो देखो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वन, यहाँ पे जो
कह रहा है इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। तो यहाँ पे जो वन है ना, ये है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर होता है इज अ वर्ड दैट मोडिफाइज, डिस्क्राइब्स और इंट्रोड्यूस अ नाउन, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई स्टेटमेंट है, राहुल इज टेकिंग हिज फर्स्ट स्टेप, है ना, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डिटर्मिनर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला डिटर्मिनर हो जाएगा। बात अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कह रहा है एस इफ इन सीजलेस एक्टिविटी द वर्ड सीजलेस मीन्स। तो सीजलेस का मतलब होता है बिना रुकावट के, यानी कंटिन्यूअस। सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें जो है पहला ऑप्शन है परमानेंट, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। परमानेंट तो कोई चीज़ परमानेंट होती है। जो इसमें ऑप्शन है वो है कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मतलब होता है लगातार बिना रुकावट के। टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, है ना, कुछ टाइम के लिए होता है टेम्परेरी का मतलब। दूसरा ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है, इसमें कह रहा है फ्लॉलेस। देखो फ्लॉलेस का मतलब होता है स्वच्छ, कोई चीज़ क्लियर है, कोई हमें क्लियर चीज़ दिख रही है जिसमें कोई कमी ना हो, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, कंटिन्यूअस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कह रहा है क्रिएट्स अ टोर्नाडो ऑफ रेस्टलेसनेस द वर्ड टोर्नाडो हेयर मीन्स। देखो ये टोर्नाडो जो वर्ड है ना, टोर्नाडो है, ये स्टॉर्म का एक कैटेगरी होती है। जो तूफान वगैरह होते हैं ना, स्टॉर्म, उसकी एक कैटेगरी होती है। टोर्नेडो है, या जिसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, सुनामी है, इसमें और कैटेगरी होती है, जैसे टाइफून है, हरिकेन है ना। ये अलग अलग कंट्रीज में इसके नाम दिए गए हैं। तो ये तूफान की कैटेगरी में आता है स्टॉर्म, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, स्टॉर्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91, वो सॉरी 98। इसमें कह रहा है थॉट्स आर कंपेयर टू, है ना। पहला ऑप्शन है कमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है जजमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है एसोसिएशंस, या फोर्थ ऑप्शन है क्लाउड्स। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लाउड्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम। पहला ऑप्शन है डे टू डे, सेकंड ऑप्शन है वीक टू वीक, थर्ड ऑप्शन है मॉर्निंग टू नाइट, या फोर्थ ऑप्शन है ईयर टू ईयर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मॉर्निंग टू नाइट, ठीक है। ये इसके जो आंसर हैं वो अकॉर्डिंग टू पैसेज हैं, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इसके आंसर दे देने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। अब 100 में क्या है, 100 में आपको एक पोइम दे रखी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। ये जो पोइम है इसको पढ़ लेना, उसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देनी है 100 से लेकर 105 तक, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चन हैं। पढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कह रहा है द पोएट्स लाइफ टुडे इज़ लाइक सीजन, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्प्रिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑटुमन, थर्ड ऑप्शन है विंटर, या फोर्थ ऑप्शन है समर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है विंटर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो कि है विंटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 101। इसमें कह रहा है इन दिस सीजन द ब्रांचेज हैव फ्यू लीव्स या नो लीव्स, ठीक है। तो इसमें फ्यू भी हो जाएगा और नो भी हो जाएगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है इधर फर्स्ट और सेकंड, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैंक जो है ना, यहाँ पे नो भी आ सकता है, क्योंकि वो जो लीव्स होती हैं, ब्रांचेज हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है। किसी सीजन में नहीं आती, किसी सीजन में आती हैं। तो यानी कि यहाँ पे नो भी आएगा और यहाँ पे फ्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इधर फर्स्ट और सेकंड, जो कि ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। इसमें कह रहा है व्हाट डिड द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज इंजॉय अर्लियर। पहला है अ रूंड ग्रुप ऑफ सिंजर्स, सेकेंड है स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। पहला ऑप्शन है अ रूंड ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सेकेंड ऑप्शन है स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है ब्राइट लाइट ऑफ द सन, या फोर्थ ऑप्शन है डार्कनेस आफ्टर द सनसेट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें कह रहा है व्हाट डज डेट सेकेंड सेल्फ स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इसका हमें आंसर देना है। पहला ऑप्शन है स्लीप दैट गिव्स रेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है डाइंग फायर, थर्ड ऑप्शन है एसेस ऑफ वंस यूथ, या फोर्थ ऑप्शन है सेटिंग सन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, स्लीप दैट गिव्स रेस्ट, ठीक है। इसके जो जितने भी आंसर्स हैं ये आपको इस स्टेंजा को पढ़ के देने हैं, ठीक है। ये जो पोएम दे रखी है इसको पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें कह रहा है दैट ऑन द एसेस
ऑफ हिज यूथ डथ लाई, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। ठीक है, एसेस ऑफ हिज यूथ, इसमें आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो बताना है। पहला है सिमली, दूसरा है मेटाफोर, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, चौथा है एलिट्रेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफोर। ठीक है, देखो मेटाफोर में क्या होता है, मेटाफोर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें हम दो वस्तुओं के किसी एक ही गुण की तुलना करते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं में किसी एक ही गुण की तुलना करते हैं, उसमें होता है मेटाफोर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें कह रहा है द थीम ऑफ द पोइम इज, लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। इसमें कह रहा है द थीम ऑफ द पोइम इज, पहला ऑप्शन है द आइडिया ऑफ डेथ, सेकेंड ऑप्शन है द चेंज ऑफ सीजन्स, थर्ड ऑप्शन है लव, या फोर्थ ऑप्शन है सॉन्ग्स ऑफ द वर्ड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, द आइडिया ऑफ डेथ। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106, इसमें कह रहा है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। देखो जो पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग होता है इसमें होता है, ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है प्रेजेंट, प्रैक्टिस या प्रोड्यूस, या इसमें सेकेंड ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्रैक्टिस या प्रेजेंट, थर्ड ऑप्शन है प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग या प्रोड्यूस रिजल्ट, फोर्थ ऑप्शन है प्री कॉन्सेप्शन, प्रैक्टिस बाय टीचर, पोस्ट कॉन्सेप्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसका जो आंसर होता है, ठीक है, वो होता है सबसे पहले प्रेजेंट, प्रैक्टिस और प्रोड्यूस। ठीक है, ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। जो 3P टाइप ऑफ टीचिंग का जो मॉडल होता है इसमें होता है टिपिकल स्टेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू लैंग्वेज प्रेजेंटेशन, इसमें होता है प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन और प्रैक्टिस। ठीक है, पहले हम लोग प्रेजेंट करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें कह रहा है अ टीचर ऑफ क्लास 8th डिस्कस्ड डिटर्मिनर्स इन हर क्लासरूम थ्रू अ शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटर्मिनर्स अकर मैनी टाइम्स एंड learners were made to notice them in use. This was followed by learners using the same in their own language for particular purpose. Teacher then brought to the notice of the learners the usage of determiners in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर टीचिंग, सेकेंड ऑप्शन है कंसियसनेस रेजिंग, थर्ड ऑप्शन है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, या फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिकल लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, जो कि है कंसियसनेस रेजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें कह रहा है अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एग्जाम्पल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स. She decided to pick students who find it difficult on the particular aspects. She took separate session for them to support them read and understand such text. What is the trying to do here? ठीक है, तो इसका जो टाइप है यानी वो उसको क्या करना है, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा पहला, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इसमें कह रहा है अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स टू लर्न वोकेबलरी इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड सी अडॉप्ट टू टीच वोकेबलरी इन हर क्लासरूम। पहला ऑप्शन है राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। सेकेंड ऑप्शन है आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन अ लेसन एंड फाइंड देयर मीनिंग्स इन देयर लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, या फोर्थ ऑप्शन है आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल पर्पजेज। ठीक है, अगर आपको किसी को वोकेबलरी सिखाना है तो कोशिश करें कि जो उसका मीनिंग है वो डेली लाइफ में यूज होता हो। ठीक है, तो वही इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें कह रहा है अ रीडर गेट्स द हिंट्स बेस्ड ऑन साउंड सिंबल करेस्पॉन्डेंसेस टू डिकोड एंड कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट। व्हाट इज दिस नोन एज? इसको बोलते हैं
क्वेश्चन पहला ऑप्शन है ग्राफिक क्यूब्स, सेकेंड ऑप्शन है ग्राफोनिक क्यूब्स क्यूज, थर्ड ऑप्शन है मेटालिंग्विस्टिक क्यूज, या फोर्थ ऑप्शन है सिंटैक्टिक क्यूज। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, ग्राफोनिक क्यूज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें कह रहा है इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। पहला है नेशनल लैंग्वेज फार्मूला या थ्री लैंग्वेज फार्मूला, यह है थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज इन एजुकेशन, या फोर्थ ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। तो इंडिया में जो यूज होता है वो होता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, इंडिया में जो यूज होता है वो होता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला। इसमें क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में ये बताया गया था, है ना। उसमें शिक्षा नीति के अनुसार ये बताया गया था कि जो भी अगर कोई हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज है, सॉरी स्टेट है, तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के अलावा वहाँ की एक और लैंग्वेज उसको सिखानी है बच्चे को। ठीक है, यहाँ पे एक तो उसकी मदर टंग हो गई, एक उसकी रीजनल लैंग्वेज हो गई, और एक उसको और लैंग्वेज सिखानी है। ठीक है, इसमें बताया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें कह रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग, फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, एग्जाम्पल हैवी रेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलोकेशन। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो ग्रुप में यूज होते हैं इसको बोलते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है, देखो कोलोकेशन होता है अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड, टू आर मोर देन, है ना, दो या दो से ज़्यादा वर्ड का ऐसे ग्रुप होता है जिसको एक साथ यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो हम लोग बोलते हैं ना पे अटेंशन, बोलते हैं पे अटेंशन, तो ये साथ में ही यूज होते हैं दोनों वर्ड। ये हम लोग बोलते हैं कोई वर्ड होता है जैसे फास्ट इंजन, है ना, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ग्रुप में यूज होते हैं उसको बोलते हैं कोलोकेशन। वैसे यहाँ पे जो वर्ड है हैवी रेन, ये दो वर्ड हैं लेकिन एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलोकेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि फ्रेज तो ये है नहीं और वर्ड ग्रुप्स भी नहीं है ना, और वर्ड बेब भी नहीं है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कोलोकेशन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंसेस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर्स लाइक वट एंड हाउएवर बिकॉज ऑल्दो एक्सेट्रा, व्हाट इज द अप्रोच टू राइटिंग नोन एज। पहला जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल कंपोजिशन, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच, या थर्ड ऑप्शन है फ्री राइटिंग अप्रोच, या फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ वन टर्म इज। पहला है समेटिव असेसमेंट, सेकेंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट, थर्ड है सेमेस्टर असेसमेंट, या फोर्थ है रेमेडियल असेसमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें कह रहा है अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8th टू रीड अ नॉवेल बाय एन इंडियन ऑथर। ठीक है, एंड आस्क देम टू राइट एन ऐसे गिविंग देयर व्यूज ऑन द नॉवेल, व्हाट इज द नोन एज अ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें एक टीचर बच्चे से कह रहा है कि आपको एक इंडियन ऑथर का कोई नॉवेल पढ़ना है, उसके बाद उस पर एक ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी कि बच्चे को वो नॉवेल है वो ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है इसमें कह रहा है इंटेंसिव रीडिंग, सेकेंड ऑप्शन है इसमें कह रहा है एक्सटेंसिव रीडिंग, या थर्ड ऑप्शन है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, या फोर्थ ऑप्शन है स्कैनिंग। ठीक है, ये रीडिंग के फॉर्मेट होते हैं, ये रीडिंग के प्रोसेस होती हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं। ये पहला है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, ये इसमें कोई स्पेसिफिक एम होता है कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई एक एम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इंटेंस के साथ पढ़ते हैं। दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जब हम कोई लॉन्ग पीरियड के लिए पढ़ते हैं ना, बिना ब्रेक के 5-6 घंटा इकट्ठा पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, बिना कोई ब्रेक के पढ़ते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अगला है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, जब आप जैसे स्कैनिंग का अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो होता है जैसे क्लोज टेस्ट। ठीक है, जैसे होता है क्लोज टेस्ट होता है तो वो एक फॉर्मेट है स्कैनिंग का। ठीक है, जब आप कोई स्पेसिफिक फैक्ट कोई चेक करते हैं उसके लिए अगर आप पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 115 का
वो हो जाएगा सेकेंड। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है, यानी वो डिटेल में पढ़ेगा, नॉवेल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें कह रहा है अ टीचर सेलेक्टेड a text from a newspaper and dropped every fifth word and asked her learners to supply the missing words. What is the test known as? पहला है क्लोज टेस्ट, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा है कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिबल पैराग्राफ, या फोर्थ है राइटिंग टेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज टेस्ट, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोज टेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। इसमें कह रहा है मल्टी लिंग्विज्म एज अ स्ट्रेटजी इज। पहला ऑप्शन है यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स। सेकंड ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग ऑफ एट लीस्ट थ्री लैंग्वेजेस एंड कंटेंट इन मदर टंग। थर्ड ऑप्शन है टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन है टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंडियन लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टेट लैंग्वेज। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो हो जाएगा पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें कह रहा है डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, ठीक है, पहला है फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, सेकेंड ऑप्शन है मच मोर देन व्हाट अ वर्ड एक्चुअली मीन्स, थर्ड ऑप्शन है फिगरेटिव मीनिंग, या फोर्थ ऑप्शन है ग्रामेटिकल मीनिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, जो कि है फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। देखो डिनोटेटिव जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को कोई हिंट देना, किसी को संकेत देना, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। इसमें कह रहा है वी एक्वायर लैंग्वेज बाई अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड और करेंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। व्हाट इज द पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट नोन एज? पहला ऑप्शन है आउटपुट हाइपोथेसिस, सेकेंड ऑप्शन है इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, थर्ड ऑप्शन है इनपुट हाइपोथेसिस, या फोर्थ ऑप्शन है थिंकिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, इसको बोलते हैं इनपुट हाइपोथेसिस। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, इसमें कह रहा है व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को दिया है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, इसको दिया है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। आप इस पैराग्राफ को दोनों को पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद क्विज करना तो उनका आंसर देने की, ठीक है। तो हमारा आखिरी सेक्शन है वो है हिंदी का, और जैसे इंग्लिश में दो पैसेज आते हैं वैसे हिंदी में भी दो पैसेज आते हैं, एक प्रोज से आता है एक पोइट्री से आता है, ठीक है। वैसे इसमें भी एक गद्य का होता है एक पद्य का होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले वीडियो पॉज करके ये पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो पॉज करने की ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है 121 नंबर, इसमें कह रहा है भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का आशय क्या है? पहला ऑप्शन है देख लिया अब नहीं देखूंगा, दूसरा ऑप्शन है मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा, या तीसरा ऑप्शन है आनंद आ गया अब बैठा रहूँगा, ये चौथा ऑप्शन है समझ आ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक सांप और एक बाज की कहानी है ना। बाज एक सांप को पकड़ के उड़ जाता है, तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी है, उसको आपने पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो अच्छे समझ में आएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, इसमें कह रहा है आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है, ठीक है, जिन्हें सांप असत्य मानता है। तो इसमें पहला है वहाँ ढेर सारी रोशनी है, ठीक है, दूसरा है वहाँ कोई आधार नहीं है, या तीसरा है वहाँ सुख ही सुख है। तो इसमें जो ऑप्शन है ना जिसको असत्य मानता है वो है थर्ड ऑप्शन, यानी वहाँ सुख ही सुख है, जो कि हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, केवल थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें कह रहा है सांप सोचने लगा बाज अभागा था क्योंकि, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला है उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, दूसरा ऑप्शन है वह बहुत घायल हो गया था, तीसरा है आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, चौथा ऑप्शन है उसमें कह रहा है प्रयास करने पर भी उड़ नहीं पाया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, ठीक है।
इसको आप पूरा पढ़ेंगे पैसेज को, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। इसमें कह रहा है सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा क्योंकि पहला ऑप्शन है घायल बाज उड़ने लगा था, दूसरा ऑप्शन है उसमें कह रहा है सूरज की किरणें ये सब समुद्री जल झिलमिला रहा था, या थर्ड ऑप्शन है लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, या फोर्थ ऑप्शन है लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। इसमें कह रहा है कीमती रक्त, है ना, एक शब्द है कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं। पहला ऑप्शन है विशेष या विशेषण, या दूसरा ऑप्शन है विशेषण या विशेष, या तीसरा ऑप्शन है संज्ञा सर्वनाम, या चौथा ऑप्शन है उद्देश्य या विधेय। तो देखो इसका जो ऑप्शन है पहले बता दे रहा हूँ मैं, वो ऑप्शन इसका है सेकेंड, विशेषण और विशेष, यानी कीमती शब्द है विशेषण है और जो रक्त शब्द है वो विशेष है। कैसे, देखो कीमती जो शब्द है वो विशेषण है। विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। ठीक है, वो विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे कीमती है, ये उसकी विशेषता बता रहा है कि वो रक्त कीमती है। ठीक है, तो यहाँ पे कीमती हो जाएगा विशेषण। उसके बाद रक्त है। अब विशेष क्या होता है, विशेष होता है जिस चीज़ की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे रक्त की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो रक्त हमारा हो जाएगा विशेष। ठीक है, रक्त हो जाएगा विशेष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 126। इसमें कह रहा है ओ निडरबाज। ठीक है, यहाँ पे एक साइन बना हुआ है एक्सक्लेमेटरी का, ये बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। फिर कह रहा है उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, या तीसरा है संबंध कारक, या चौथा है संबोधन कारक। तो आपको पता ही होगा ये जो चिन्ह होता है ये संबोधन का होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन संबोधन कारक। ठीक है, ये पंक्चुएशन का होता है, टाइप होता है पंक्चुएशन का, और इसमें ये जो साइन था ना ये वाला एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं इसमें एक ही मैच कर रहा है, वो है संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। इसमें कह रहा है स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। ठीक है, पहला है संज्ञा, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है ता उपसर्ग, ये चौथा है एक वचन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ता उपसर्ग। ठीक है, इसमें दे रखा है स्वतंत्रता के पद के परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आपको वो बताना है जो उपयुक्त नहीं है, वो है ता उपसर्ग। ठीक है, क्योंकि जो ता उपसर्ग होता है ना वो पहले आता है। ठीक है, यहाँ पे बाद में दे रखा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अगला है 128 नंबर। इसमें कह रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि पहला ऑप्शन है उड़ना उसकी व्यवस्था थी, या सेकंड ऑप्शन है उससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था, या थर्ड ऑप्शन है उसे मुक्त आकाश की सुचिता प्रिय थी, या फोर्थ ऑप्शन है उसे अपनी निर्भरता का प्रमाण देना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जो कि है थर्ड ऑप्शन है उसे मुक्त आकाश की सुचिता प्रिय थी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 129। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक पैराग्राफ है 129 से लेके 135 तक आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, इसमें दोनों ही प्रोज से जो भी दे रखे हैं पैसे दोनों ही प्रोज से हैं, ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसके बाद ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, इसमें कह रहा है किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। ठीक है, इस पैसे के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 129, इसमें कह रहा है किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। पहला ऑप्शन है जो शिकायतें ही करते रहते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, ये थर्ड ऑप्शन है जो ज़िंदगी में धूप छाँव के सिद्धांत को मानते हैं, या फोर्थ ऑप्शन है जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, इसमें कह रहा है लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमें तोड़ना या गिराना, दूसरा है हमारे दिमाग में रुकावटें पैदा करना, या थर्ड ऑप्शन है हमारा दृष्टिकोण बदलना, या फोर्थ ऑप्शन है हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। इसमें कह रहा है लेखक के अनुसार यह असंभव है कि
ऑप्शन दे रखे हैं, किसी के जीवन में सदा सुखी सुख रहे। या सेकंड ऑप्शन है बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं। ये थर्ड ऑप्शन है संघर्षों के बाद हम आनंदों से वंचित रह जाएं। या फोर्थ ऑप्शन है फूलों के साथ कांटे ना मिलें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 132 नंबर। इसमें कह रहा है लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से, ऑप्शन दे रखे हैं, सब लोग एक साथ सोचते हैं। ये दूसरा है मनुष्य विषयों की ओर भागता है। या तीसरा है एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं रहती। ये चौथा है हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती, जो कि है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 में कह रहा है निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ठीक है, इसमें आपको और चुनना है। जैसे हम लोग चलते हैं ना, रीजनिंग में पढ़ते हैं इवन ऑड कौन सा होता है, तो वही है इसमें। ठीक है, पहला है क्रियाहीन, दूसरा है सक्रिय, तीसरा है कार्यशील, चौथा है सकर्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, सक्रिय। ठीक है, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त, इसमें हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो वही उसका एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो निष्क्रिय का होता है जो होता है पैसिव, उसका होता है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे सक्रिय, तो इसका हो जाएगा सक्रिय। अगला क्वेश्चन है अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। क्वेश्चन नंबर 134 है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है उसे सुझाव देकर, या उसे समझाकर कि दुख सुख अभिन्न है, या थर्ड ऑप्शन है उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, ये चौथा ऑप्शन है अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें कह रहा है जिंदगी में धूप छाँव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं, या दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं, या अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। या चौथा शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुखों के साथ दुख भी आते हैं, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 136, इसमें कह रहा है दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। या सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। या तीसरा है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना। या चौथा ऑप्शन है बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है 137 नंबर में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के बच्चे के का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, अस्मिता को, या व्यक्तित्व को, या व्यवसाय को, या भाषा को। तो वो मानती है व्यक्तित्व को। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तित्व को। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर चुनना है कौन सा पहले आएगा। तो इसमें 4 शब्द रखे हैं, सीरत, सिलसिला, सिरजती, या सिमत। तो पहले तो देखो सा से आएगा। ठीक है, सा पहले आएगा, उसके बाद पहले तो आ जाएगा सी, क्योंकि दोनों में पहला लेटर सी है। उसके बाद माँ, उसके बाद दूसरा जो लेटर है वो है, इसमें माँ है आधा, इसमें रा है, इसमें ला है, इसमें रा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना या रा ला मा सा, है ना। तो माँ जो है वो पहले आता है डिक्शनरी में। ठीक है, तो जो माँ वाला है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला सिमत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, इसमें कह रहा है कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, भिन्न भिन्न भावभूमि, भिन्न भिन्न समास, या भिन्न भिन्न छंद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, भिन्न भिन्न भावभूमि। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें कह रहा है भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, सरल है, जटिल है, नियमबद्ध है, या फिर तार्किक है। तो भाषा है वो नियमबद्ध है, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन है उच्चारणगत शुद्धता, ये सेकंड ऑप्शन है नाटक के शास्त्रीय तत्व, ये तीसरा ऑप्शन है मौन पठन, ये चौथा ऑप्शन है संवाद अदायगी। तो देखो नाटक और एकांकी में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डायलॉग डिलीवरी। ठीक है, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, संवाद अदायगी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें कह रहा है कक्षा 8 के लिए
साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला है परिकथा, दूसरा है राजा रानी, तीसरा है रहस्य रोमांच, ये चौथा है पशु पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा 8 के बच्चों की बात कर रहा है ना, तो राजा रानी की कहानी वो पहले ही पढ़ चुके होंगे ना, 5th 6th 4th में। परी पक्षी की भी कथा पढ़ चुके होंगे, पशु पक्षी की पढ़ चुके होंगे, तो उनको थोड़ा चाहिए रहस्य और रोमांस की कविताएं, ठीक है, जिनको उनमें इंटरेस्ट आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर। इसमें कह रहे हैं कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। ठीक है, कह रहा है हिंदी कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है, तो वो है श्रुतलेख, है ना, जिसको हम लोग इमला बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इमला बोलते थे, सबसे कम प्रभावी होता है, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 7 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 144 नंबर है। इसमें कह रहा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौहार्दपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। पहला ऑप्शन है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, दूसरा है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, तीसरा है कहानी कविता के पंक्तियों देखकर लिखना, ये चौथा ऑप्शन है टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न क्या कह रहा है, इसका भाव क्या है? पहला ऑप्शन है बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, तीसरा है सेकेंड है बच्चों के लिए बहुत जटिल है, या तीसरा है बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, चौथा ऑप्शन है बाहर की दुनिया को अत्यंत महत्व देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, जिसमें कह रहा है बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, या तीसरा ऑप्शन है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, या चौथा ऑप्शन है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ठीक है, जो कि है हमारा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, या जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं, या जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, या जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन है सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 148 नंबर। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ाने के दौरान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उच्चारण है, अवबोध है, अनुतान है, या लिखने? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अनुतान। देखो अनुतान क्या होता है, अनुतान को बोलते हैं इंटोनेशन। ठीक है, अनुतान को बोलते हैं इंटोनेशन। ये एक्चुअली होता क्या है मैं बता दूंगा आपको। ये एक तरीके से टोन होती है। ठीक है, जैसे इसको अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं स्वर लहर, इसको बोलते हैं स्वर लहर जो होता है अनुतान। अनुतान को बोलते हैं स्वर लहर। स्वर लहर क्या होता है, एक टोन होती है ना, किसी वर्ड को बोलने की टोन होती है। जैसे एक वर्ड है क्या, ठीक है, तो क्या को आप किस तरह से बोल सकते हो, किसी से कुछ पूछने के लिए बोलते हो क्या, या कुछ बताने के लिए बोलते हो क्या। ठीक है, तो वही एक टोन है। जो अनुतान होता है वो एक टोन होती है किसी को बोलने के लिए। ठीक है, जैसे क्या को हम कई प्रकार से बोल सकते हैं, कई भावों के लिए व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अनुतान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। इसमें कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? पहला है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, या दूसरा है खान पान में बदलाव के कौन कौन से फ़ायदे हैं, या तीसरा है लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, या चौथा ऑप्शन है घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, इसमें कह रहा है भाषा की जटिलता, दूसरा है भाषा का सौंदर्य,
या तीसरा है भाषा का परिवेश, या चौथा है भाषा की प्रकृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा का परिवेश, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है।